एंड वेरी वार्म वेलकम एवरीवन। आज का वीडियो बेस्ड है एक चैप्टर पर जिसका नाम है अंकल पोचर हैंग्स अ पिक्चर। 10th क्लास की इंग्लिश बुक फ्लाइट का यूनिट 2 का टाइटल है ह्यूमर और उसका है ये रीडिंग सी विच इज रिटन बाय जेरोम के जेरोम। ये लिखा है जेरोम के जेरोम ने। जेरोम के जेरोम जो है वो एक ह्यूमरिस्ट है, यानी एक हास्यकार है। उनकी जो रचनाएं हैं और कहानियां हैं वो सब ह्यूमर से भरपूर होती हैं, यानी हंसी मजाक से भरपूर होती हैं। दे आर फुल ऑफ फन एंड एंटरटेनमेंट। और ये चैप्टर भी, दिस चैप्टर इज ऑल्सो वेरी फनी। टुडे वी आर गोइंग टू कवर दिस चैप्टर अंकल पोचर हैंग्स अ पिक्चर। आइए इस चैप्टर के बारे में जानते हैं। जेरोम के जेरोम ने एक नॉवल लिखा है, एक उपन्यास लिखा है, 3 मैन इन अ बोट। ये जो चैप्टर है अंकल पोचर हैंग्स अ पिक्चर, वो उनके इस बड़े से उपन्यास 3 मैन इन अ बोट से लिया गया है। उसका एक एक्सट्रैक्ट है, उसका एक पार्ट है। ये जो उपन्यास है वो एक ट्रेवलॉग के रूप में है। ट्रेवलॉग को बोलते हैं यात्रा वृतांत। यात्रा वृतांत वाले, जब हम किसी लंबी यात्रा पर जाते हैं उस दौरान जो जो हमारे साथ घटनाएं घटती हैं उसको डिस्क्राइब करके जब हम लिखते हैं तो उसे कहते हैं ट्रेवलॉग। तो इसमें क्या होता है कि जो 3 दोस्त हैं, 3 फ्रेंड्स हैं, नरेटर यानी जो हमारे राइटर हैं, और वो उनके 2 दोस्त मिलकर के एक बोट पे, टेम्स नदी पर एक बोट में निकलते हैं। और उस दौरान जो भी उनके साथ घटनाएं होती हैं, ये जो यात्रा पे निकलते हैं वो क्यों जाते हैं यात्रा पे? जस्ट टू एस्केप द स्ट्रेसेस ऑफ द सिटी लाइफ। जो शहरी जीवन होता है वो बहुत ज्यादा टेंशन और तनाव से भरपूर है, तो उस तनाव से भागने के लिए, एस्केप करने के लिए वो तीनों के तीनों यात्रा पे निकल जाते हैं। दिस चैप्टर इज वेरी हिलेरियस, एंटरटेनिंग, फनी एंड ह्यूमरस। इन शब्दों को आप याद करिए। ऑल दीज आर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स माने एडजेक्टिव्स हैं। ये सारे के सारे क्या है? एडजेक्टिव्स हैं। ये डिस्क्राइब करते हैं ह्यूमर को, हास्य को। ह्यूमर माने हास्य, यानी हास्य की जब बात आती है तो हम बोलते हैं दिस इज वेरी फनी, दिस इज एक्सट्रीमली फनी, हिलेरियस स्टोरी, यानी बहुत ही हास्यकर कहानी है, बहुत ज्यादा फनी है। एंटरटेनिंग है यानी मनोरंजनात्मक है। फनी माने भी होता है मनोरंजन से भरपूर। ह्यूमरस माने हास्यकर, यानी सारी चारों का मतलब एक ही होता है। और इनका यूज हम अधिकतर उन स्थानों पर करते हैं जहां पर हम ह्यूमर के बारे में बात करते हैं, हास्य के बारे में बात करते हैं। तो इन वर्ड्स को आप याद रखेंगे। ये जो स्टोरी है, दिस स्टोरी इज वेरी हिलेरियस, मीन्स दिस इज एक्सट्रीमली फनी स्टोरी। एंटरटेनिंग है, मजाकिया है, फुल ऑफ फन एंड ऑल्सो ह्यूमरस, मीन्स ऑल्सो फुल ऑफ फन। आज हम इस वीडियो में जानेंगे इसके कैरेक्टर्स के बारे में, इसके कौन कौन से पात्र हैं इस चैप्टर के, और इसकी समरी, इसका सारांश जानेंगे। इसके थीम क्या है, इसकी विषय वस्तु क्या है, कंटेंट क्या है, समरी का मतलब क्या होता है, सारांश। कैरेक्टर्स का मतलब क्या होता है, पात्र। पात्र माने कौन कौन से कैरेक्टर इसमें हैं जो प्ले कर रहे हैं। न्यू वोकेबुलरी के बारे में जानेंगे, वर्ड पावर के बारे में जानेंगे, अपने शब्द ज्ञान को बढ़ाएंगे हम इस चैप्टर में। और उसके बाद आफ्टर दैट वी विल डिस्कस सम क्वेश्चंस एंड आंसर। कुछ प्रश्नों के आंसर भी हम देखेंगे। तो आइए चैप्टर को देखते हैं। इसके मेन कैरेक्टर्स के बारे में जानते हैं। मेन कैरेक्टर्स यानी प्रमुख पात्र जो है इसके है, एक तो है अंकल पोचर, दूसरे है उनकी वाइफ का नाम है मारिया, और उनके 3 बच्चे हैं। दे हैड 3 सन्स, विल, टॉम एंड जिम। और एक मेड है, नौकरानी है। और मेड कहते हैं फीमेल जो सर्वेंट होता है, फीमेल सर्वेंट जो महिला नौकरानी होती है उसको कहते हैं मेड। और 4 वुमेन। 4 वुमेन का मतलब होता है अ वुमेन हु क्लीन्स द हाउस, जो घर की साफ सफाई करती है उसको क्या कहते हैं? 4 वुमेन। तो इस तरह से टोटल मिला करके घर में कितने मेंबर्स हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 कैरेक्टर्स आर देयर। तो आइए देखते हैं आगे इसके बारे में। इसकी थीम को हम जान लेते हैं। थीम का मतलब होता है विषय वस्तु, यानी कि जो लेखक है वो क्या कहना चाहता है, कौन सा मैसेज हमको देना चाहता है। तो आपने एक कहावत सुनी होगी कि बैड वर्कमैन क्वारल्स विद हिज टूल्स। जो बुरा वर्कमैन होता है यानी अनस्किल्ड पर्सन, जिसको कामकाज करना नहीं आता ठीक से, वो हमेशा अपने टूल्स, अपने औजारों से झगड़ता रहता है। इसका मतलब क्या है कि अ बैड वर्कमैन ब्लेम्स हिज टूल्स इज अ प्रोवर्ब। ये एक प्रोवर्ब है, ये एक कहावत है। प्रोवर्ब माने कहावत है कि जो जिसको कामकाज करना नहीं आता वो हमेशा अपने टूल्स को दोष देता है। It suggests that someone who blames their surroundings or tools for their mistakes is a bad workman.
इसका मतलब है कोई एक ऐसा व्यक्ति जो अपने सराउंडिंग्स को, यानी उसके चारों ओर के जो भी वातावरण है उसको दोष देता है, उसके बाद जो भी काम करने के जो औजार है, इक्विपमेंट्स है, उनको दोष देता है, ये खराब है, वो खराब है, इसलिए काम ढंग से नहीं हुआ, लोग खराब है इसलिए काम ढंग से नहीं हुआ। तो इस तरह का जो व्यक्ति होता है वो एक बैड वर्कमैन होता है, मीनिंग दे आर देमसेल्व्स टू ब्लेम। इसका मतलब है कि वो अपने आप को ही ब्लेम करना चाहिए उनको। इट इफ वन कांट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर व्हाट दे कैन एंड कांट डू देन दे आर सर्टेनली एट फॉल्ट। यदि कोई व्यक्ति अपने काम की जिम्मेदारी जवाबदारी नहीं लेता है कि जो काम वो कर सकते हैं, जो काम वो नहीं कर सकते हैं, यदि किसी व्यक्ति को इस बारे में कोई अपनी जिम्मेदारी नहीं लेता है तो इसका मतलब ही इज अ बैड वर्कमैन। और अगर इसको जल्दी से समझना चाहेंगे तो इसका मतलब है कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। ये कहावत भी आपने सुनी होगी। इसी को अंग्रेजी में बोलते हैं बैड वर्कमैन क्वारल्स विद हिज टूल। नाचना तो आता ही नहीं है और कहते हैं कि आंगन टेढ़ा है तो हम कैसे नाचें। इसी तरह से जो जिसको काम करना नहीं आता है तो वो कहता है कि हथौड़ा खराब है, हमारा ये चीज खराब है, वो चीज खराब है। काम करने के जितने भी औजार होते हैं, टूल्स होते हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं, वो उन्हीं को दोष देता है, जबकि दोष उसी का रहता है और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जवाबदारी जिम्मेदारी लेने से भागता है। जब व्यक्ति अपने काम में कुशल नहीं होता है तो वो अपने चारों ओर के वातावरण को, लोगों को दोष देता है। आइए जल्दी से देखते हैं इसकी समरी को हम हिंदी में बोलते हैं सारांश। इट इज अ ह्यूमरस शॉर्ट स्टोरी रिटन बाय जेरोम के जेरोम। ये एक बहुत ही हास्यकर, फुल ऑफ एंटरटेनमेंट, वेरी फनी स्टोरी है। छोटी सी कहानी है, शॉर्ट स्टोरी हमारी लघु कथा है, जिसको लिखा है जेरोम के जेरोम ने। द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड द अंकल पोजर्स अटेम्प्ट टू हैंग अ पिक्चर ऑन द वॉल ऑफ हिज लिविंग रूम। और इस स्टोरी का जो मेन कैरेक्टर है, मुख्य पात्र है, प्रोटैगनिस्ट है, वो है हमारे अंकल पोजर। तो सारी की सारी जो कहानी है वो अंकल पोजर के चारों ओर ही घूमती है। रिवॉल्व माने घूमना, अराउंड मीन्स चारों घूमती है, मतलब it means that Uncle Pojar is the main character of this chapter. He tries to hang a picture. वो एक चित्र टांगना चाहते हैं अपने लिविंग रूम की दीवार पर। The task seems to be simple. जो चित्र टांगने का, पेंटिंग टांगने का जो काम है वो बहुत ही सिंपल यानी बहुत सरल है। बट अंकल पोजर मेक्स अ बिग फस। लेकिन अंकल पोजर क्या है, इसी छोटे से काम को बहुत बड़ा बना देते हैं। फस का मतलब होता है टेंशन एंड कंफ्यूजन, तनाव और कंफ्यूजन से भरी हुई जो एक सिचुएशन होती है उसे कहते हैं फस, यानी फुल ऑफ हसल बसल, नॉइज बना देते हैं, ड्रामा क्रिएट कर देते हैं। एंड अबाउट इट सीकिंग हेल्प फ्रॉम एवरीवन इन द हाउस होल्ड। घर में हर व्यक्ति से वो मदद मांगते हैं और इस तरह से पूरे घर को सिर पर उठा देते हैं एक छोटे से काम को करने के लिए। अब अंकल पोजर जो है वो पेंटिंग टांगना चाहते हैं लेकिन पेंटिंग नहीं टांग पाते हैं। बट ही वॉज very confident as he assumes himself to be the best to complete the job. लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, उनको अपने पे बहुत विश्वास है, क्योंकि वो सोचते हैं कि इस जॉब को यानी पेंटिंग टांगने का जो काम है इसको वो बहुत ही अच्छे से पूरा कर लेंगे। assumes माने उनका ये अनुमान रहता है अपने बारे में, जो कि 100% गलत रहता है। In order to complete such menial job of hanging a picture, Uncle Pojar makes the whole family engage in doing some or the other work. ये जो काम है पेंटिंग टांगने का काम, इट इज अ मेनियल जॉब। मेनियल जॉब का मतलब क्या होता है, इनसिग्निफिकेंट, यानी बहुत ज्यादा महत्व का काम नहीं है, बहुत ज्यादा कलाकारी का काम नहीं है, बहुत बड़ा काम नहीं है, छोटा सा काम है ये, एकदम कोई भी इसे कर सकता है चुटकी में। लेकिन उसको अंकल पोजर जो है उसने काम को करने के लिए होल फैमिली, दिस इज होल माने संपूर्ण, पूरे परिवार को इस काम में एंगेज कर देते हैं, इसमें लगा देते हैं। He assigns some work to all the members and asks them to do it with the maximum efficiency. अब वो क्या करते हैं, हर व्यक्ति को, ऑल द मेंबर्स यानी घर में जितने भी मेंबर्स होते हैं उनके अलावा जो 6 मेंबर्स होते हैं सबको वो कोई ना कोई काम दे देते हैं। असाइन माने कोई ना कोई काम देते हैं करने के लिए और उनको कहते हैं कि इस काम को आप पूरी एफिशिएंसी के साथ, कुशलता के साथ, पूरी एफिशिएंसी के साथ, मैक्सिमम माने जितनी आपकी कुशलता, जितना ज्यादा से ज्यादा आप कर सकते हैं अच्छे तरीके से इस काम को करें, ऐसा वो उन लोगों से कहते हैं। While hanging the picture, uncle drops the picture. अब वो चित्र टांग रहे हैं, जब वो चित्र टांगते रहते हैं तो उसी दौरान वो drops the picture माने पिक्चर को गिरा देते हैं।
एंड द फ्रेम ब्रेक्स अवे, और जो उसका फ्रेम होता है चित्र का वो टूट जाता है, और द ब्रोकन पीसेस ऑफ द ग्लास, उसका ग्लास बाहर आ जाता है, फ्रेम बाहर आ जाता है, और जो कांच है वो टूट जाता है, और उससे टूटे हुए कांच के टुकड़ों से उनका हाथ कट जाता है, और उसमें क्या हो जाता है, वोंड हो जाता है, घाव हो जाता है। ही कीप्स सर्चिंग फॉर अ हैंडकरचीफ, अब उसको ठीक करने के लिए वो अपनी हैंडकरचीफ को ढूंढने लगते हैं, तो ब्लड निकलने लगता होगा कट के कारण हाथ से, तो उसको दबाने के लिए वो रुमाल ढूंढते हैं, बट was unable to find one as it is in the pocket of his coat, लेकिन उनको वो रुमाल जो है वो मिलता नहीं है क्योंकि वो उनके कोट के पॉकेट में रहता है। What happens after that, उसके बाद क्या होता है आइए देखते हैं। He makes all the members of the house hunt for his coat, अब जब कोट की जेब में रुमाल है, उनको ये पता है कि कोट की जेब में रुमाल है, लेकिन अब कोट ही नहीं मिल रहा है, तो सारे मेंबर्स को वो कोट ढूंढने में लगा देते हैं, घर के जितने भी सदस्य हैं कहते हैं कोट को ढूंढिए, एंड शाउट्स एट देम, और जब वो नहीं ढूंढ पाते हैं तो उन पर वो चिल्लाते हैं। After the completion of the process of changing the frame, uncle loses the nail which the children have to find. जब उन्होंने फ्रेम को चेंज कर लिया, फिर से पेंटिंग को, चित्र को जो है ठीक से बना दिया, फिर से वो टांगने की तैयारी करते हैं, तो उस दौरान क्या होता है, वो जब वो पेंटिंग को लेके जाते रहते हैं टांगने के लिए, तब तक जो नेल है यानी जो कील है टांगने वाली वही खो जाती है, loses which the children have to find। अब वो कहते हैं चलो सब बच्चों तुम लोग मिल करके इस कील को ढूंढो। With a lot of mess created, अब इस ऐसे करने में यानी चित्र को ढूंढने में, पेंटिंग को, अब कील को ढूंढने के चक्कर में बहुत ज्यादा मैस क्रिएट हो जाता है, गड़बड़ हो जाती है बहुत ज्यादा। अंकल पोचर ब्लेम्स आंट मारिया टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग द फज। अब ये जो फज हो गया है, ये जो सिचुएशन, कंफ्यूजिंग सिचुएशन हो गई है, ये जो हसल एंड बसल हो गया है, हसल एंड बसल माने जो शोर शराबा हो गया है, कोमोशन हो गया है, घर में पूरा वातावरण सर उठ गया है, तो इस सब के लिए अंकल पोजर जो होते हैं आंट पोजर को रिस्पॉन्सिबल ठहरा देते हैं, कहते हैं इस सब काम के लिए मारिया आंट पोजर जो है वही जिम्मेदार है। यानी यहाँ पर भी वो अपने द्वारा की गई गलती का ठीकरा अपनी वाइफ से नहीं फोड़ देते हैं, यानी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं थे। तो दैट वाज द समरी ऑफ द चैप्टर, ये समरी थी चैप्टर की। अब ये जो चैप्टर के समरी हमने पढ़ी है थोड़ा सा, तो इसको पढ़ने के बाद हमको पता चलता है कि What type of person was Uncle Poacher? Uncle Poacher किस प्रकार के व्यक्ति थे? He was very disorganized. Disorganized माने अव्यवस्थित थे वो। अव्यवस्थित का मतलब क्या होता है? It is an adjective which describes something that lacks order, system or efficient planning. जिस काम को करने का कोई रंग ढंग नहीं रहता है, अव्यवस्थित तरीके से वो काम होता है, कोई एफिशिएंट माने कुशलता की प्लानिंग के साथ योजना बना करके कार्य नहीं किया जाता, तो ऐसा कार्य होता है डिसऑर्गेनाइज्ड। और जो व्यक्ति इस तरह का कार्य करता है उसको भी क्या बोलते हैं? डिसऑर्गेनाइज्ड पर्सन, अव्यवस्थित व्यक्ति। एक और क्वालिटी हम उसको देखते हैं फॉरगेटफुल। ही वाज वेरी फॉरगेटफुल, मींस ही फॉरगेट्स एवरीथिंग। कोई ना कोई चीज वो भूल जाते थे रख करके, जैसे कि वो अपना कोट रख करके भूल गए, तो इट मींस दैट ही वाज अ फॉरगेटफुल पर्सन, माने भुलक्कड़ व्यक्ति थे। अब जब चीजें नहीं मिल रही हैं तो वो अपनी गलती नहीं मानते हैं, बल्कि ही ब्लेम्स द अदर मेंबर्स ऑफ द फैमिली। फैमिली के दूसरे मेंबर्स को दोष देते हैं, तो ही ब्लेम्स अदर। ये भी उनकी क्वालिटी होगी। केयरलेस थे वो बहुत ज्यादा, केयरलेस माने लापरवाह। ही वॉज क्लमजी। क्लमजी का मतलब होता है फिर से केयरलेस एंड लाइकली टू नॉक इनटू, ड्रॉप और ब्रेक थिंग। एक ऐसा व्यक्ति तो ठीक से काम नहीं कर पाता है, जो लापरवाह होता है, गिरता रहता है, धक्के गिर करके बार बार गिरता रहता है, ड्रॉप्स और ब्रेक्स थिंग, चीजों को पकड़ता है, गिराता है, तोड़ता है। पेशेंट मीन्स होता है धैर्यवान, धैर्यशाली। लेकिन इम्पेशेंट उसका ऑपोजिट हो जाता है, एक व्यक्ति जिसमें धैर्य की कमी है। नॉट एबल टू स्टे काम एंड वेट फॉर समबडी, इजीली अनॉयड बाय समथिंग। अभी कोई चीज बहुत धीमे चल रही है और ऐसी स्थिति में वो थोड़ा सा भी इंतजार नहीं कर पाते, शांत नहीं बैठ पाते, ना वो इंतजार कर पाते किसी चीज का, ना किसी व्यक्ति का, और बहुत आसानी से गुस्सा भी हो जाते हैं, काम धीरे क्यों हो रहा, कुछ भी बोलने लग जाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं इम्पेशेंट व्यक्ति थे। तो ये कुछ क्वालिटीज हैं अंकल पोजर के कैरेक्टर की। डिसऑर्गेनाइज्ड, फॉरगेटफुल, ब्लेम्स अदर्स, केयरलेस, क्लमजी, इम्पेशेंट। ये सारे क्वालिटीज उनके क्वेश्चंस के आंसर में ये आ सकती है, इनको ध्यान में रखिएगा। अब आइए देखते हैं, एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि कॉम्प्रीहेंशन, जो हेडिंग है उसके अंतर्गत कॉम्प्रीहेंशन का मतलब क्या होता है? अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग माने समझ। आपकी कितनी समझ बढ़ी, चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको क्या क्या समझ में आया।
तो क्वेश्चन है गिवन बिलो इज अ लिस्ट ऑफ आइटम्स अंकल पोजर यूज्ड टू ऑर्डर टू हैंग द पिक्चर। नीचे कुछ चीजों की लिस्ट दी गई है और ये वो चीजें हैं जिसको कि अंकल पोजर चित्र को टांगते समय यूज करते थे। रीड द स्टोरी अगेन, कहानी को दोबारा से पढ़िए, एंड लिस्ट देम इन ऑर्डर इन विच दे आर यूज्ड इन द स्टोरी। और इन चीजों को क्रमानुसार लगाइए जिस क्रम में कहानी में इनको बताया गया है। यानी पहले कौन सी बात आई, कौन से थिंग के बारे में बात हुई थी, उसके बाद कौन सा, उसके बाद कौन सा, इस तरह से आपको क्रमानुसार। ये रैंडमली लिखे गए हैं शब्द। यहाँ पे ये इसका आंसर है। आंसर में सबसे पहले वो मंगवाते हैं नेल्स, आफ्टर दैट ही कॉल फॉर हैमर, हैमर के बाद वो रूल, फीता, हैमर माने हथौड़ा, नेल्स माने कील, लैडर माने सीढ़ी, सीढ़ी आपको दिख रही है, ये आपका हो गया हैमर, ये आपका है नेल्स। और स्पिरिट लेवल, स्पिरिट लेवल है, स्पिरिट लेवल इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू मेजर द सरफेस लेवल, सरफेस लेवल नापने के लिए इसका यूज किया जाता है। लाइट, लाइट या टॉर्च की बात हुई थी चैप्टर में। और उसके बाद पिक्चर कॉर्ड, यानी जो चित्र जो टांगा है उसकी जो रस्सी होती है दैट इज कॉल्ड पिक्चर कॉर्ड। और कॉर्ड का मतलब होता है धागा, रस्सी। फिर पिक्चर, चित्र जो टांगा जाना है वो चित्र, और उसके बाद फिर से एक स्ट्रिंग माने एक धागा। तो ये इस तरह से चीजों का यूज जो है वो चैप्टर में किया गया था। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। डू यू थिंक द चिल्ड्रन इन द हाउस वर फूल्स? क्या आप सोचते हैं कि घर में जो बच्चे थे वो बेवकूफ थे? Why did Uncle Pojer think so about it? Because Uncle Pojer thought they were all foolish. So why did the Uncle Pojer think so about them? Uncle Pojer सोचते थे ये सब के सब मूर्ख हैं, तो अंकल पोजर ऐसा क्यों सोचते थे उन लोगों के बारे में, यानी घर के बच्चों के बारे में, बच्चों को मूर्ख क्यों समझते थे? आइए इसका आंसर देखते हैं। आंसर में आपको क्या लिखना है कि नो, द चिल्ड्रन वर नॉट फुलिश, नहीं बच्चे मूर्ख नहीं थे। दे वर ट्राइंग टू हेल्प अंकल पोजर, वो अंकल पोजर को की मदद करने की कोशिश कर रहे थे। विद अ टास्क ही वॉज नॉट स्किल्ड एट, कौन से टास्क में उनकी मदद कर रहे थे? जिस काम में, टास्क माने होता है काम, जिस काम में अंकल पोजर जो है वो स्किल्ड नहीं थे, निपुण नहीं थे, कुशल नहीं थे, यानी पेंटिंग टांगने का काम। अंकल पोजर हिमसेल्फ वॉज क्लमजी, केयरलेस एंड फॉरगेटफुल, ये सारे एडजेक्टिव्स को आप याद रखेंगे। अंकल पोजर स्वयं बहुत ही फूहड़ थे, कांट डू एनीथिंग प्रॉपरली, बहुत ही लापरवाह थे, एंड फॉरगेटफुल, ही फॉरगेट्स थिंग्स इजीली, चीजों को बहुत जल्दी भूल जाते थे। एंड हिज अरेंजमेंट्स वर नॉट डन प्रॉपरली, और जो उनकी अरेंजमेंट्स है, जो व्यवस्था थी, क्या चीज क्या होना है, कौन से नंबर पे होना है, क्या इसके बाद क्या होगा, व्हाट विल बी द नेक्स्ट, व्हाट विल बी डन आफ्टर दैट, वर नॉट डन प्रॉपरली, उन्होंने कोई भी काम अच्छे से नहीं किया। तो ये इस क्वेश्चन का पूरा आंसर है जो बोल्ड लेटर्स में लिखा है। अगर आप ये लिखते हैं तो आपको नंबर मिलेंगे, लेकिन अगर आप ये भी उसमें ऐड कर देंगे नीचे वाली लाइंस की, तो और ज्यादा अच्छे नंबर मिलने की संभावना रहेगी। यानी आपको और इसको एक्सप्लेन करके क्या लिखना है कि व्हाइल हाउ कैन वी से दैट ही वाज क्लमजी, केयरलेस, फॉरगेटफुल एंड अरेंजमेंट, कैसे कहेंगे कि वो क्लमजी थे, केयरलेस थे, लापरवाह थे, भुलक्कड़ थे, अव्यवस्थित व्यक्ति थे। तो हमने देखा कि व्हाइल डूइंग हिज वर्क आइदर ही वुड नॉट फाइंड हिज कोट और द नेल, would fall somewhere and he would make his children search for those things। कि चैप्टर में हम देखते हैं कि जब वो काम कर रहे थे तो या तो उनको अपना कोट नहीं मिल रहा था, या उनको नेल नहीं मिल रही थी, कील नहीं मिल रही थी, या फिर कहीं पे भी गिर गई थी वो, और वो सारे के सारे बच्चों को उस काम को ढूंढने में लगा देते हैं। एंड when they would not be able to find, he would think that they were fools। और जब वो लोग नहीं ढूंढ पाते हैं कोट को, उनके हैंडकरचीफ को, तो उनको वो बोलते हैं ही ब्लेम्स अदर्स कि तुम लोग बेवकूफ हो, तुम लोगों को काम करना नहीं आता है, इसलिए तुम लोग ढंग से काम नहीं कर रहे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्पाइट टेलिंग दैट ही वुड हैंग द पिक्चर हिमसेल्फ, व्हाई वाज अंकल पोजर नॉट एबल टू डू इट? अंकल पोजर ने ये कहा था कि वो पिक्चर अपने आप टांग सकेंगे। ही वुड, हिमसेल्फ माने स्वयं, ये वो खुद ही टांग सकते हैं, इसमें कोई बड़ी भारी बात नहीं। ऐसा कहने के बावजूद भी, डिस्पाइट माने इसके बावजूद भी, व्हाई वाज अंकल पोजर नॉट एबल टू डू इट? अंकल पोजर चित्र नहीं टांग पाए, तो आपको बताना है व्हाई माने क्यों नहीं टांग पाए, क्या कारण था कि he couldn't hang the picture, he was not able to hang the picture, चित्र नहीं टांग सके, इसके पीछे क्या कारण था? आइए इसका आंसर देखते हैं। आंसर इज वेरी सिंपल, वी हैव डिस्कस इट अगेन एंड अगेन।
Uncle Pojar could not hang the picture because he was careless, forgetful and clumsy person. अंकल पोजर चित्र नहीं टांग सके क्योंकि वो खुद स्वयं बहुत ही लापरवाह व्यक्ति थे, भुलक्कड़ थे, फूहड़ थे, can't do anything properly. He was unable to organize his work according to preference. कौन सी चीज को पहले करना है, कौन सी चीज उसके बाद करना है, इस काम में वो पूरी तरह से ऑर्गेनाइज नहीं कर रहे अपने, इसमें उन्होंने अपने काम को प्रेफरेंस के हिसाब से उसको ऑर्गेनाइज नहीं किया, कुछ भी करते जा रहे थे आगे पीछे. दैट इज वाई ही कुड नॉट हैंग द पिक्चर. इसी कारण वो चित्र नहीं टांग सके क्योंकि वो डिसऑर्गेनाइज थे, क्लमजी थे, केयरलेस थे, अनएबल टू ऑर्गेनाइज हिज वर्क अकॉर्डिंग टू द प्रेफरेंस. पहले कौन सा काम करना है इसका भी उनको अंदाजा नहीं था. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द स्टोरी ऑफ हैंगिंग द पिक्चर इज इनकम्प्लीट. ये जो कहानी है चित्र टांगने की, ये एक अधूरी कहानी. राइट, व्हाट हैपेंड आफ्टर अंकल पोजर ड्रॉप द हैमर. अंकल पोजर का जब हथौड़ा गिर जाता है उनके हाथ पे तो उसके बाद क्या हुआ. तो इसके आंसर में आपको लिखना है कि इवन आफ्टर मच कैओस अंकल पोजर वाज नॉट एबल टू हैंग द पिक्चर. इवन आफ्टर मच कैओस, कैओस का मतलब फिर से वही होता है अव्यवस्था, मिसमैनेजमेंट जो होता है बहुत सारा रहता है, उसके बावजूद भी, उसके बाद भी पोजर जो थे वो पिक्चर को नहीं टांग पाए. At the end of the story, his wife told him to inform her while hanging the picture. कहानी के अंत में जो उनकी पत्नी है मारिया, वो उनको बोलती है कि प्लीज लेट मी नो बिफोर हैंगिंग द पिक्चर. नेक्स्ट टाइम व्हेन यू आर गोइंग टू हैंग द पिक्चर प्लीज लेट मी नो. अगली बार जब आप चित्र टांगने जाएंगे तो मुझे पहले से ही बता देना कि आप चित्र टांगने जा रहे हैं. तो मैं क्या करूंगी, जब तक आप चित्र टांगेंगे तब तक मैं अपनी माँ के यहाँ चली जाऊंगी, गो टू माई मदर्स होम, एंड सो दैट शी कुड मेक अरेंजमेंट, जिससे कि वो कुछ अपने अरेंजमेंट्स कर सके. उनकी जो वाइफ थी मारिया, वो इस सिचुएशन में यानी पेंटिंग टांगने के समय में वो घर पे रहना नहीं चाहती थी. सो शी डिक्लेयर्ड दैट शी वुड गो टू हर मदर्स हाउस, अपनी माँ के घर चली जाएगी. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. राइट डाउन 4 एक्शंस दैट मेक अंकल पोजर अ फनी कैरेक्टर. 4 एक्शंस आपको लिखने हैं, 4 एक्शन लिखने हैं जिसके कारण अंकल पोजर एक बहुत ही फनी कैरेक्टर बन जाते हैं, मजाकिया पात्र दिखाई देते हैं, ह्यूमरस. While trying to hang the picture, he forgets that the coat he had been looking for was actually there on which he was sitting. जब वो पेंटिंग टांग रहे थे और उन्होंने टांगने से पहले अपना कोट निकाल दिया था, तो लेकिन उनको ये याद ही नहीं था कि कोट जो है उन्होंने निकाल दिया है और उसी कोट के ऊपर वो बैठे हुए थे और वो कोट को ढूंढ रहे थे. तो ये सारी बातें बताती हैं कि वो बहुत ही ज्यादा फॉरगेटफुल थे, बहुत ही बुराकर थे. When someone gave him the nail, जब किसी ने उनको कील दे दी, he would drop it, तो उनके हाथ से कील गिर गई. This was also a humorous situation. And till the nail is found, he would lose the hammer. और जब तक नेल मिलती है, कील मिलती है, तब तक उनका हथौड़ा जो हो जाता है. And finally, और अंत में जाके क्या होता है? Finally, when hammer was found, जब हथौड़ा मिल जाता है, he would have lost the sight of the mark which he had made on the और दीवार पे लगाया हुआ निशान ही नहीं मिलता. तो इस तरह से ये 4 सिचुएशन थी, फनी सिचुएशन. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. व्हाट डिड आंट मारिया से व्हेन अंकल पोजर यूज्ड बैड लैंग्वेज. जब अंकल पोजर जो है वो बैड लैंग्वेज का यूज कर रहे थे अपने चिल्ड्रन के साथ, एंड तो आंट मारिया ने क्या कहा. व्हाट डज इट टेल यू अबाउट हर कैरेक्टर. आंट मारिया ने जिस तरह से बिहेव किया इसके बारे में, तो आप क्या समझते हैं कि आंट मारिया का चरित्र कैसा था, वो किस चरित्र की महिला थी. आइए इसका आंसर देखते हैं. When Uncle Pojar used bad language, Aunt Maria said that she would not allow the children to stand around and hear such language. जब अंकल पोजर इस तरह की बैड लैंग्वेज का यूज किया उन्होंने, तो आंट मारिया ने कह दिया था कि वो अपने बच्चों को यहाँ पर खड़ा नहीं होने देगी और इस तरह की गंदी भाषा का प्रयोग नहीं करने देगी, सुनने भी नहीं देगी. It shows that she was a good mother. इससे पता चलता है कि वो एक अच्छी माँ थी, and did not want her children to learn bad language. वो नहीं चाहती थी कि उनके बच्चे जो है वो बुरी भाषा का इस्तेमाल करें. It also shows that she wanted them to learn good things and follow good habits. ये भी बताता है कि वो चाहती थी कि उसके बच्चे अच्छी अच्छी बातें सीखें और अच्छी आदतें कल्टिवेट करें. It tells about her careful and alert character. ये सारी बातें ये बताती है कि आंट मारिया वॉज वेरी केयरफुल एंड अलर्ट कैरेक्टर. आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन.
Did Aunt Maria have confidence that Uncle Poacher will hang the picture? क्या आंट मारिया को कॉन्फिडेंस था कि अंकल पोजर जो है वो चित्र टांग देंगे? Go to the line that makes you think so. वो लाइन आपको बतानी है, पोयम में वो लाइन आपको बतानी है चैप्टर में से, जिससे ऐसा पता चलता है। आइए इसका आंसर देख लेते हैं। Aunt Maria didn't have the confidence that Uncle Poacher will hang the picture. Aunt Maria को बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं था कि अंकल पोजर जो है वो चित्र टांग सकते हैं। She expressed her lack of confidence by stating, the next time a nail has to be hammered by Uncle Poacher. अगली बार अंकल पोजर के द्वारा एक हथौड़ा और कील को ठोका जाएगा। I will go to my mother's house. जब वो next time when Uncle Poacher will hang a picture, at that time he will go to mother's house. अपनी माँ के घर चली जाएगी and a week until the nail is hammered into the wall. जब तक कि नेल जो है वो दीवार पर ठोक नहीं जाती तब तक वो वहीं रहेगी। तो इस तरह से हमने देखा कि ये वाला जो आंसर है कि आंट मारिया को कॉन्फिडेंस नहीं था, ये एकदम गलत है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी टाइम्स डिड अंकल पोजर फेल टू हैंग द पिक्चर? अंकल पोजर चित्र टांगने थे, कितने बार वो फेल हो गए? लिस्ट द एविडेंस फ्रॉम द स्टोरी। और प्रूफ आपको इकट्ठा करने हैं चैप्टर में से, जिससे जो ये बताते हैं कि 3 बार जब अंकल पोजर जो है वो चित्र नहीं टांग पाए तो उसका क्या प्रमाण है कि वो Uncle Poacher tried to hang the picture for 3 times. Initially, he tries to leave the picture and drops it. अंकल पोजर ने 3 बार चित्र को टांगने की कोशिश करी। इनिशियली माने स्टार्टिंग में, आरंभ में उन्होंने चित्र को उठाया एंड ड्रॉप्स इट, और उसको गिरा दिया। एंड इट वुड कम आउट ऑफ द फ्रेम, चित्र जो था वो फ्रेम से बाहर आ गया। एंड इन ट्राइंग टू फिक्स इट विद इट ही वुड हर्ट हिमसेल्फ, और इसको ठीक करने के चक्कर में उनके हाथ में चोट लग जाती है। After that attempt, he would gather everyone and try to hang, but that time he would lose the nail and the hammer. अब अगली उसके बाद के अटेम्प्ट में उन्होंने क्या किया? सबके घर के सारे सदस्यों को इकट्ठा कर दिया। गैदर माने एकत्रित करना। everyone and try to hang, but that time he would lose the nail and the hammer. When he would find everything, और अंत में हम देखते हैं कि जब उनको सब कुछ मिल जाता है, कोट भी मिल जाता है, उनका रुमाल भी मिल जाता है, तो he would lost the sight of the mark where he had to hang the picture. It's a very funny situation. तो फिर वो वाला निशानी भूल जाते हैं जहाँ पर कि उन्होंने दीवार में जो लगाया था, जिस पर कि उनको पेंटिंग करनी थी। So to make it work again, he would make everyone stand so that he could make the mark and while doing. To make it work again, दोबारा ये काम करे, इसके लिए उन्होंने क्या किया कि he would make everyone stand so that he could make the mark, and while doing it he would discuss for reaching it and for the piano. फिर से सबको खड़ा कर देते हैं, मार्क तक पहुंचते हैं, और जैसे ही वो he could make the mark and while doing it, जब तक वो उस पर निशान लगाते तब तक वो गिर जाते हैं नीचे, पियानो पर गिर जाते हैं, यानी इसकी तरफ भी वो ध्यान नहीं देते। तो ये सारी तीनों सिचुएशन जो है बड़ी फनी सिचुएशन है, और यहीं पर हमारा ये जो आज का वीडियो खत्म होता है। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ दिस वीडियो हेल्प यू इन एनी वे, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल and share this video with your friends. So thanks for watching. Thank you for staying till then. Soon we will meet again in the next video. Till then, take care. Goodbye. Keep practicing. Keep learning. Soon we will meet again in the next video. Till then, take care. Goodbye.